चाचर जावा यात्रा भली जोत जगे जगमग, घड़ा गुड़ी जन रम गया उनके पग की रग। भवाई करें मिल भक्ति से अम्बा हे महाईश, और ज्यादा कम यदि बोल दे तो मत करना भाई वीस। फोक सॉन्ग्स आपने सुने होंगे, बहुत सारे रचे होंगे, गढ़े होंगे, तो कोई ऐसा एक किसी भी भाषा का जितनी जो भी आप जानते हैं जो आपने रचा हो। रंग दे दे जीवन की चुनरिया। जैसा असर थिएटर उस वक्त रखता था वैसा ही आज भी है या कुछ बदल गया है? खासतौर पे हिंदी रंगमंच में कि एक्टर्स टिक नहीं रहे। तो एक अलग तरह का डर पैदा हो गया है। अभी इन दिनों जो समाज चल रहा है वो उसमें इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी है। आप लोग डरते हैं बात करने से। तो ये तो नागरिक बोध पे सवाल पैदा। एक ऐसा देश है जहाँ पे सब लोगों ने काले कपड़े पहने हैं। कि आपकी जो पहली घटना जो थिएटर से जुड़ने की हुई, आपका जो जुड़ाव थिएटर से पहला हुआ, कोई ऐसी घटना जो आपको आज तक भी याद होगी? माँ कहती है तो इस कालिदास के साथ तो घूमती फिरती रहती है, ये तो शादी कब करेगा? कहती मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैं तो उसकी कल्पना हूँ। कोई ऐसे आपके कलाकार जो आपको बहुत ही पसंद हो थिएटर के? देखो जिस एक्टर का नाम लूँगा वो तो उसने सभी पे छाप छोड़ी है। हाँ, वो है इरफान। एक्टिंग को अगर समझा जाए एक आम भाषा में तो उसको आप कैसे कहेंगे कि एक्टिंग ये है? एक्टिंग का जो एरिया है वो बच्चा जो है वो पैदा होते ही मुक्का मार के रोता है। वो रोना ही अपने आप में हम कह सकते हैं कि नाटकीय क्रिया है, क्योंकि वो एक्सप्रेस कर रहा है कि आई एम बॉर्न। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत आई है जिसकी जिंदगी किसी नाटक की तरह चलती रही। कभी रोशनी तो कभी अंधेरा, पर हर मोड़ पर सिर्फ एक चीज जिंदा रही, थिएटर, जो मंच को सिर्फ जगह नहीं एक जीवित संसार मानते हैं। हमारे बीच हैं श्री रमेश बोरा जी। धन्यवाद, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ। राजस्थान के जोधपुर की गर्म हवा और तपती मिट्टी में जन्म, जिन्हें पिताजी की पोस्टिंग उदयपुर की ठंडी शामों तक ले गई। जोधपुर से जयपुर और कई शहरों की धूल उनके बचपन के पैरों से आज भी चिपकी है, लेकिन दिल को ठिकाना तब मिला जब पटियाला में पढ़ाई के दिनों में थिएटर ने उनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा और कान में धीरे से कहा, ये रास्ता तुम्हारा है। पटियाला यूनिवर्सिटी की पहली थिएटर बैच, पहला मंच, पहली तालियां और पहला भरोसा, और इसी भरोसे से उन्होंने बनाया नाटक वाला, एक ऐसा ग्रुप जो 1980 से आज तक वैसा ही धड़कता है जैसे किसी कलाकार का दिल, जो हर खामोशी में आवाज, हर परछाई में उम्मीद भरता रहा है। फिर आया वो मुश्किल समय जब खालिस्तान आंदोलन के दौर में सब छोड़कर जाना। It marked the end of British rule, but the partition of India displaced millions of Hindus, Muslims, and the smaller community of Sikhs who became refugees in their own land. Up to शहर छूटा, मंच छूटा, दोस्त छूटे, पर थिएटर उनके दिल से कभी नहीं छूटा। दिल्ली आए और मंडी हाउस की गलियों में फिर से अपनी पहचान बनाई। एनएसडी के साथ काम, रशियन एम्बेसी के लिए कार्यक्रम, मेकअप, निर्देशन, अभिनय, हर रूप में वो एक ही बात कहते रहे, कला मेरे लिए काम नहीं, सांस है। लोग कहते हैं कलाकार की मंजिल है मुंबई, लेकिन रमेश जी ने कहा, मेरी मंजिल वो नहीं जहाँ शोहरत मिले, मेरी मंजिल वो है जहाँ मेरी कला जिंदा रहे। और यही वजह है कि दिल्ली ही उनका मंदिर बना और थिएटर ही उनका धर्म और अभिनय उनकी अनंत साधना। आज हम स्वागत करते हैं उस शख्स का जिसने जीवन को कहानी नहीं, कहानी को जीवन बनाया, जिसने शोहरत नहीं, सफर चुना, जिसने भागना नहीं, बनना चुना, और जिसने थिएटर को अपनी पूरी जिंदगी की तरह निभाया। तो स्वागत है श्री रमेश बोरा जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हमारे समाज में हम देखते हैं तो थिएटर को ऐसा समझा जाता है कि ये कुछ अलग चीज है, कुछ अलग लोग करते हैं इसको, और आम लोगों में तो समझने की कोई बात ही नहीं है कि आम लोग इसको क्या जानते हैं। थिएटर मतलब उनका कुछ बम्बई में रहने वाले लोग करते हैं। तो हिंदुस्तान तो 140 करोड़ लोगों का देश है, छोटे छोटे शहर है, गांव है, 6.5 लाख से ज़्यादा गांव है। तो उन आम लोगों तक अगर वो बात नहीं जानते हैं कि थिएटर क्या है, तो एक आम सवाल, कोई एक छोटा बच्चा जो तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता है, उसके मन में एक प्रश्न उठा, एक सवाल पैदा होता है कि अगर मैं जानना चाहूँ, वो या बच्चा जानना चाहे कि थिएटर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे सर? देखिए, थिएटर जो है वो अगर संक्षेप में कहें तो ये है कि किसी कहानी को, किसी घटना को
और किसी कविता को, किसी बात को 4 लोगों के सामने अगर आप सुनाएं तो वो थिएटर है। आप जैसे कहीं बैठे होते हैं तो बच्चे से बोलते हैं कि ये बताना तो अंकल कैसे करते हैं, तो वो कहते हैं ऐसे करते हैं। तेरी टीचर कैसे करती है, ऐसे करती है। तो थिएटर लगभग ऐसा, मतलब थिएटर की शुरुआत या थिएटर जो है, हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें दर्शक हों और करने वाले हों, चाहे वो किसी फॉर्मल मंच पे ना हो और मंच से बाहर हो। अब आपके सवाल का जो दूसरा जवाब यूँ आएगा कि सभी जानना चाहते हैं, पूरे हमारे जो आपने बताया इतने सारे गांव हैं, इतने सारे प्रदेश हैं, इतने सारे विविध तरह के लोग हैं, संस्कृतियां हैं, तो थिएटर मौजूद रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हर प्रदेश में, हर संस्कृति में अपनी बात को कहने की या अपनी कहानी सुनाने की या अपने कोई आख्यान को मंचित करके दिखाने की एक्टिंग के थ्रू ऐसी विधाएं मौजूद हैं। जैसे बंगाल में यात्रा है, यूपी बिहार में चला नौटंकी है, हमारे राजस्थान में देखें तो रम्मत है, ख्याल है, और इधर हरियाणा में स्वांग है, और दक्षिण में चले जाए तो कुचिपुड़ी है और कुडियट्टम है। मतलब ये नृत्य विधाएँ भी हैं और नाटक की विधाएँ भी हैं। तो ये सब जगह किसी न किसी रूप में मौजूद है और लोग अपनी बात को अपने मनोरंजन के लिए, अपनी बात का अपने मन के भाव को, भार को हल्का करने के लिए इस तरह की विधाओं का उपयोग करते हैं। और फिर वो कालांतर में क्या होता है कि वो विधाएं जो है बार बार रिपीट होती हुई एक शक्ल अख्तियार कर लेती हैं, जो कभी कहीं नौटंकी कहलाती है, कहीं यात्रा कहलाती है। तो यूं कह सकते हैं कि आदमी जब सभ्यताएं विकसित हो रही थी, इंसान सभ्य बनने की ओर अग्रसर था, तो उसकी जिंदगी में सोने, खाने और जीने के अलावा भी एक चीज जुड़ी कि मनोरंजन भी इंसान की, आदमी अगर जी रहा है, कभी दुखी है, कभी परेशान है, कुछ और करने का मन है, तो वहां से शायद थिएटर, वो नाटक, ये सारी कलाएं उसके साथ जुड़ी, उसने विकसित की। और आज हम देखते हैं कि इतना बड़ा क्षेत्र है उसका। तो यूं कह सकते हैं सर? नहीं, हम बल्कि हम उस बात को और एलेबोरेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भाषा का आविष्कार हुआ है, उसके साथ ही नाटक का आविष्कार या थिएटर का आविष्कार हो गया। तो पैरेलल हुई वो चीजें? तो पैरेलल ये, क्योंकि आदमी जब बोलता नहीं था तब इशारों में बात करता था। इशारा क्या हो गया? कोई का बात को समझाना, किसी मान लीजिए आदमी को कहाँ गए थे, तो ये एक्टिंग हो गई। अच्छा, जेस्चर से जो जेस्चर्स और संकेतों से जो बता रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये वो संकेत की जो भाषा है, संकेत की भाषा इशारों में आ गई, वही थिएटर था। लेकिन उसके बाद में जब आविष्कार होता है चीज़ों का, जैसे लोग मानते हैं आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, मैं कहता हूँ कि, और ये माना जाता है कि सबसे पहले इंसान ने समय का आविष्कार किया। समय का उसने ये जाना कि भाई मैं अगर शिकार करके अपने को अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, तो अगर शिकार ज़्यादा कर लेता हूँ और वो बचा होता है तो मैं कल आराम से खा सकता हूँ, तो कल मुझे शिकार के लिए जाने की जरूरत नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, फिर नहीं जाने की जरूरत, संकट नहीं होगा कि कल जाना पड़ेगा। हाँ, कल नहीं जाना पड़ेगा, तो समय बच गया मेरे पास। उसको मैं क्या करूँ? तो उसमें फिर ये होता था कि जब वो फायर का जब आविष्कार हुआ, तो आके इर्द गिर्द नाचना करना, कहानी सुनाना, कथा कहना, ये सारी बात होगी। तो अब मैं तो देखता हूँ कि प्रागैतिहासिक जो चित्र है गुफाओं में मिलते हैं, उसमें बैल बना हुआ मिलता है, और बल्कि बैल है, किसान है और जानवर मिलते हैं। तो जब उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया होगा, उनको, तभी तो उसने उसको उकेरा होगा। तो जब ऑब्जर्व करके उकेरा है, तो ऑब्जर्व करके उसकी नकल भी की होगी। बिल्कुल। तो वो वहीं से हम मान सकते हैं थिएटर। तो जो भीमबेटका की गुफाओं में हम लोग, बिल्कुल हम कह सकते हैं। और मैं तो इस बात को मानता हूँ कि भाषा के साथ साथ और पैरेलल ही समय के विकास के साथ साथ ये चीजें बिल्कुल पैदा हुई। हाँ। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि थिएटर में जो चीज़ें, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक थिएटर करने वाला यानी एक्टर, और दूसरा देखने वाला। अच्छा, दोनों का होना ज़रूरी है। अगर वो बात कह रहा है किसी से, कोई बात मैं कह रहा हूँ, समझा कर, मतलब लोग देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं हाँ बताओ भाई तुम आज कहाँ गए थे, तो कहता है जी मैं ये किया था, तो वो समझो वो थिएटर है, यानी वो ड्रामा है, वो नाटक है। तो ऐसे करते करते बाद में अपने अपने रूपों में, अपने अपने विविध फॉर्म में वो ड्रामा आता है। आज के दौर में हम जो देख रहे हैं, कई सारे मेरे दोस्त हैं जो थिएटर करते भी हैं, तो बहुत एलीट लोगों का ये एक पढ़ने लिखने का, उन्हीं लोगों के बीच में ये विधा रह गई है कि पढ़े, जो पैसे वाले लोग ही वहां तक पहुंच पा रहे हैं। एक्सेप्शंस हैं बहुत सारे,
जो बताए जाते हैं हमारे सामने हैं भी, लेकिन क्या ये सच है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोगों के बीच में ये विधा आज सीमित रह गई है? नहीं नहीं, असल में क्या है कि थोड़ा सा इसको, इस बात को समझने के लिए कि भी एलिट तक पहुंची हुई है या एक मंच की अलग से कला बन गई है जिसको आधुनिक मंच कहा जाता है। नहीं, आम लोग तो समझ ही नहीं पाते, तो वो अपने हाँ, बच्चे को क्यों भेजेंगे? उसके लिए मैं थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना होगा कि उसमें क्या होता है कि जब सांस्कृतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, तब क्या होता है कि कई चीज़ें प्रकाश में आती हैं, कविता, कहानी, आख्यान, ये सारे आए, तो ड्रामा का भी विकास होता है, जिसके कि चिन्ह हमें अगर वेस्ट में जाए तो ग्रीक थिएटर के रूप में हमको देखने को मिलता है, और उसमें बड़े बड़े नाटक हमें देखने को मिलते हैं, सोफोक्लिस और कई और नाटककार हैं जिनके नाटक हमें मिलते हैं, जिसका कि हम सोफोक्लिस का हम प्ले कर रहे हैं, इडिपस जी। तो ये उस युग में ओडिपस अभी आप नाटक करने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं? उसकी तैयारी कर, कब उसका मंचन हो रहा है? उसका मंचन मेरा ख्याल है हम दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि वो नाटक अपने विकसित जो सर्वोच्च दौर में पहुंचता है, और इधर भारत में भी नाटक विकसित होता है, और वो फिर हमको संस्कृत नाटक के रूप में हमको जो भरत मुनि जी जिसके जनक थे। नहीं, भरत मुनि ने तो उसको जो पूरी विधा थी उसको संजोया, एक जगह इकट्ठा समझ के उसको कंपाइल किया उन्होंने। ओके। यानी नाटक को लेके इतनी ज्यादा विकास हो चुका था, तो हमें कालिदास, शूद्रक, भवभूति, भास, ऐसे ऐसे आचार्य मिलते हैं, और बहुत कम से कम 20-25 हज़ार संस्कृत नाटकों के हमको मिलते हैं, 25,000 नाटकों का उल्लेख मिलता भारतीय संस्कृति में है। जी हाँ। और उस वक्त तो नाटक के 10 फॉर्म थे। 10 फॉर्म का मतलब क्या कि नाटक कितनी तरह के हों, तो नाटक मतलब उन्होंने उसको रूपक कहा। हमारे संस्कृत में नाटक को रूपक कहा गया, ये रूप धरा जाता है इसमें, और रूपक 10 बताए गए, और 10 रूपक में नाटक भी एक रूपक है। यानी अच्छा। हाँ, उनकी हर एक रूप की एक विशेषता है, तो उसको ये कहेंगे। तो उसमें से मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा, 2-3 बताता हूँ। जैसे एक भाण एक विधा है जी। भाण में क्या है कि भाण तो शब्द ये मतलब हमारे यहाँ ऐसे प्रयोग होता है कि कोई नाचने गाने लगे तो डेरोगेटरी वर्ड है, हाँ, खराब भाषा में यूज किया जाता है, ये तो भांड हो गया है। भांड, और लेकिन वो भाण शब्द है, उसी से ये भांड और ये चीज़ें आई होंगी। लेकिन भाण एक विधा थी, इसमें एक ही एक्टर होता था, वो मंच पर आकर 1 घंटे 1.5 घंटे तक मतलब कहानी कहता था। अच्छा। विविध रूप में, तो बहुत सुंदर सुंदर उसमें कॉमेडी भी है, उसमें सीरियस भी है, और अकेला वो उसको क्रिएट करता था। तो आज जो नौटंकी, ऑर्केस्ट्रा, ये जो रूप भाण नहीं है जिसमें एक एक्टर मोनोलॉग हो, जिसमें अकेला एक्टर आके बात कर रहा हो। आजकल चल रहा है इस तरह से प्रयोग चल रहे हैं, जिसमें एक एक्टर आता है और फिर वो पूरी कहानी मतलब ड्रामा क्रिएट करता है, या एक एक्ट्रेस आती है वो पूरी कहानी क्रिएट करती है। जैसे एक प्ले था, एक कहानी थी, बंगाली स्टोरी है, और उसका एडाप्टेशन किया गया, रोहिणी हट्टंगडी ने खेला उसको, मेट्रो उसका नाम था। उसमें एक लड़की है जो हस्बैंड से बनी नहीं, वो घर पे आ गई, भाई कहता मेरे सिर पे बैठ गई है, अब बाहर जा नहीं सकती वो। मतलब अब तो खैर लड़कियों को बहुत सुविधा हुई, बहुत आगे है, लेकिन वो पढ़ी लिखी भी है जी, और लेकिन झिझक भी, जहाँ जाती काम नहीं मिल रहा उसको, तो वो कहते तो मेट्रो पे चली। वहाँ पे मेट्रो एक जगह है जहाँ पे जाके लड़कियाँ, लेडीज मतलब अपना जिस्म फरोशी का काम करती है। उसको पता है, उसको कई लोग बुलाते हैं, तुम यार मेट्रो में क्यों नहीं आती, तो वो सोचती कि मैं नहीं जाऊँगी, ये नहीं करूँगी। वो ट्राई करती है कि रिसेप्शनिस्ट बन जाऊँ या मैं टीचर बन जाऊँ, और टीचर जहाँ जाती है वहाँ पे हेडमास्टर ही, मतलब ये जो स्कूल के संचालक हैं वो ही फ्लर्ट करते हैं उसके साथ, तो निकल नहीं पाती। और कंपेयर ऐसी होती है कि लास्ट में कहती है हाँ फ़ोन पे, सुधांशु बाबू मैं आ रही हूँ, मैं मेट्रो में पहुँचूँगी, मैंने लाल साड़ी पहनी होगी। अकेली औरत की कहानी है, लेकिन 1.5 घंटे या 1 घंटे का पूरा एक अकेली लड़की उसको पूरा परफॉर्म करते हैं। तो ये भाण विधा है। ऐसे ही निर्मल वर्मा का 1.5 इंच ऊपर, उसमें एक एक्टर आके अपनी कहानी सुनाता है, और अपनी पुरानी जो जिसके वो किस पशुपेश में, किस दुख में, क्या उसके साथ बीता, वो पूरा सुनाता है। और लास्ट में वो निकल जाता है बाहर, वो रही मेरी प्रेमिका, वो निकल जाता है। प्रेमिका है, मुझे अब पूरा याद नहीं आ रहा क्या रेफरेंस है। तो वो भाण विधा है। नाटक जो विधा है उसमें कहा गया है, भरत मुनि ने मतलब उसको कंपाइल जब किया कि नाटक में कई सारे अंक होंगे, यानी सीन्स होंगे, अंक होंगे, और अंक में सीन्स होंगे, और वो कम से कम उसमें देश काल और परिस्थिति अलग अलग हो सकती है। जैसे सिनेमा में होता है हमारे जी, कि आपने शुरू में दिखाया तो कभी अमेरिका में हीरो पढ़ने गया है, फ्लाइट वो आ रहा है, तो इस तरह का आप सीन्स कई सारे हो सकते हैं। नाटक में ही हो सकता है, लेकिन भाण में नहीं हो सकता। तो अब उस फॉर्मेट में नाटक लिखे गए। जैसे कालिदास का तो सबसे बड़ा जो महान नाटक माना जाता है अभिलाषी शाकुंतल, कमाल का प्ले है। मतलब सिर्फ वो श्रृंगार रस का प्ले है कि मतलब
अब उस पर हम कभी अलग बात करेंगे कि वो संस्कृत नाटक विधा क्या थी और उसमें किस तरह से वर्गीकरण किया जाता था, एक्टिंग कैसे होती थी। लेकिन कहने का भाव ये कि जो थिएटर से की जो बात, जो आज की वर्तमान में हम आए, तो उसमें ये हुआ कि वो एक विधा एक लेवल पर डेवलप होती है, फिर उनका डिक्लाइन भी होता है। ये थिएटर की विधाएं एक विकसित होती हैं। उधर ग्रीस में होती हैं तो वो ट्रेजेडीज़ के रूप में होती है। वो कहते हैं कि ट्रेजेडी यानी दुखांत कोई नाटक हो, उसको वो नाटक कहते हैं जिसमें दर्द हो और अंत दुखद तो हो उसका। जैसे इडिपस है, वो एक शहर में, संक्षेप में बताता हूँ, एक शहर में विपदा आई हुई है और कोई राजा जो था वो कहीं गया था और उसको मार दिया गया रास्ते में। अब और एक जादूगरनी आके बैठ गई है कि मेरे सवालों का जवाब दो, नहीं तो मैं खा जाऊंगी सबको। तो अब कौन देगा? तो एक लड़का आता है और वो उसके सवालों का जवाब देता है और लोग उसको राजा बना देते हैं। अच्छा। और वो राजा बना देते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद में, 10-15 साल बाद में, उस शहर में बहुत विपदा आती है, महामारी फैल रही है, आंधियाँ तूफान आ रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है। तो वो कहते हैं इसका कौन है, तो इसका जिम्मेवार कौन है, जरा पता लगाओ। तो एक पुजारी के पास भेजता है, देवता के पुजारी के पास, और एक अंधे नजूमी को बुलाता है जो वो भविष्यवक्ता है लेकिन अंधा है वो। तो वो आके कहता है कि मुझसे मत पूछ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें घमंड आ रहा है, तुम्हें ये हो रहा है, तुम्हें वो हो रहा है। उसके बाद उसे टॉन्ट करता है वो कि हम इडिपस से यहाँ आए थे, हमने तुमको पूरे शहर को किया था, तो क्या हम एक अपराधी का पता नहीं लगा सकते? तो कहते हैं जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी इसी शहर में छुपा हुआ है, अब नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो और उसी ने से एक बहुत बड़ा पाप किया जिसकी वजह तुम यहाँ पे ये तूफान और ये विपदाएं जो हैं, हाँ, उनकी वजह से आ रही हैं। और वो चला जाता है और उसके जिम्मेवार तुम हो। तो कहते मैं कैसे जिम्मेवार हूँ? मैं तो इनको छुड़ाया था, अपने मुसीबतों से निजात दिलवाई थी इस शहर को। और लेकिन लेटर फिर ये पता चलता है कि जब वो आया था, एक बचपन से उसके साथ एक बात जुड़ी थी कि ये लड़का अपने माँ से शादी करेगा, बाप को मार के जाएगा। वो ऐसी कुछ, मतलब जब वो तहकीकात करता है तो ऐसी बात आती है कि ऐसा यहाँ पे बच्चा पैदा हुआ जो अपनी माँ से शादी करेगा, बाप को मार डालेगा। तो उसको ये तो मैंने भी सुना था मेरे बचपन में। तो वो तो किसी और शहर से आया है, उसके माँ बाप और हैं। तो फिर वो 1 by 1 बुलाता है, डॉट्स कनेक्ट करता है, करता अंत में पता चलता है कि ही वॉज दी बॉय, वो वही आदमी था। क्योंकि वो जो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ भविष्यवाणी होती है कि बच्चा अपनी माँ से शादी करेगा, बाप को मारेगा, तो कहते हैं उसको मार देना चाहिए। तो उसको उसके पैरों में रंजीरें बांध के उसको हुक्म देता है कि तुम मार डालो उसको। तो जो मारने के लिए गया है उसको दया आ जाती है, वो मार नहीं सकता, वो छोड़ के चला जाता है उसको और कहता हाँ मार दिया, और खून वून जानवर को, बकरी को, किसी को मार के वो खून दिखा देता है। अब जिसने पाला उसको वो अपना बच्चा समझ के पालते हैं, लेकिन ये चीज़ें पहुँचती हैं कि मैं अपने कि तेरे बारे में भविष्यवाणी हुई है, तो वो घर से भाग जाता है जी कि क्या मैं इस माँ को मारूंगा, ऐसी शादी करूंगा, ये मैं, और भाग जाता है। रास्ते में वो राजा जिसका बाप है वो कहीं पानी पीने रुके हुए, तो पानी पी रहा है, वो रोकता है, राजा हट जाओ, पानी हम पियेंगे। तो वहाँ लड़ाई होती है, बाप को मार दिया। फिर वो उस शहर में आता है तो वहाँ जादूगरनी की पहेलियों को वो बूझ देता है, और बूझ लेता है तो जादूगरनी खत्म हो जाती है और उसको राजा बना दिया जाता है। और परंपरा थी कि जो राजा बनेगा वो रानियाँ उसकी होंगी, तो रानी से शादी करता है, बच्चे भी होते हैं। तो इस तरह की कहानी, उसको दुखांत। तो वो बाद में अरिस्टोटल ने उस पर व्याख्या की कि जो दुखांत नाटक है, दुखांत है, वो उसको ही नाटक कहते थे। तो जो दुखांत है वही आपके मन को विरचित करता है। जब आप दुखांत चीज़ें देखते हैं, ट्रेजेडी देखते हैं, आपके मन में एक विरेचन होता है, पैदा होता है, कैथारसिस होता है, उससे आप एक अच्छा नागरिक बनते हैं। तो ये थी। अब वो चीज़ें चलती रही। बाद में इंडिया में खासतौर पर डिस्टर्बेंसेस बहुत हुए, तो वो विधाएँ जो क्लासिकल विधाएँ थी, जो संस्कृत नाटक थे, वो परंपरा तो ख़त्म हो गई या कुछ छोटे मोटे रजवाड़ों तक सीमित रही, लेकिन वो फोक के रूप में यहाँ मौजूद रही। तो और वो धीरे धीरे डेवलप होती रही, तो वहाँ से चलते हुए आए। लेकिन अब ब्रिटिश पीरियड में क्या होता है कि जब अंग्रेज़ लोग आते हैं तो वहाँ पे भी, यूरोप में भी जो है, वहाँ पे भी डार्क एज आती है जब नाटक ख़त्म हो जाता है। ग्रीक के बाद रोमन थिएटर आता है, रोमन थिएटर के बाद में चलता है, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी प्रिवेल करती है और वो उनके ड्रामा के खिलाफ है, तो ड्रामा समाप्त हो जाता है। तो लोग अपने छोटे छोटे अवसरों पे करते हैं, फिर क्राइस्ट के प्ले शुरू करते हैं कि चलो इसी बारे में जिएंगे। तो वो उनको पादरी को लगता है ये बहुत अच्छी बात है, जो हमारा प्रचार कर रहा है, तो वो उस तरह से करते करते फिर वो जिंदा रखते हैं उस चीज़ को। तो वो डार्क एज के बाद में फिर वो
उसके बाद शेक्सपियर वगैरह आता है, एक यू आता है, तब ग्लोब थिएटर वगैरह आता है, फिर रेनेसां आता है। तो प्रभाव शिल्प पे पड़ता है, कला पे पड़ता है, नाटक को भी पड़ता है। तो बाद में ये 18th सेंचुरी, 17th और 18th सेंचुरी के बाद में कुछ प्लेज जो है वो मंच योग्य, जो मंच पे आके खेला जाए, जिसमें जैसे हम आधुनिक सिनेमा कह सकते हैं, उस तरह का प्ले विकसित होता है। इसको वो एलिजाबेथन थिएटर, और बाद में उसका प्रभाव वो फिर जब यहाँ आते हैं तो वो अपने प्ले को साथ लाते हैं, उनको लोग चाहिए खेलने वाले, तो वहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ के लोगों को तैयार करते हैं। तो एक नया डेवलप होता है, उसका नाम होता है, उसको फिर कुछ पारसी जो कम्युनिटी है उसको अडाप्ट करती है, और फिर एक रंगमंच होता है, वो पारसी थिएटर इसको बोलते हैं, और उर्दू में होता था और वो खेला जाता है। अनु कपूर जो करते हैं, हाँ अनु कपूर, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ मतलब शुरुआत में जो था पारसी थिएटर, वो पारसी कम्युनिटी ने किया, लेकिन जो उसको उभार के जो आगे लाए वो सोहराब मोदी है। सोहराब मोदी बहुत बड़े फिल्मकार रहे हैं, उनकी फिल्मों में उनकी एक्टिंग का स्टाइल और उनकी जो स्क्रीन प्ले है वो पारसी थिएटर पर ही आधारित है। अच्छा, थिएटर के इतिहास को तो अगर जानने का प्रयास करें तो वो तो एक अलग ही पॉडकास्ट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा विषय हो जाएगा वो। लेकिन उससे इत्र में थोड़ा सा ये जानने का प्रयास अगर करूं आपसे कि आपकी जो पहली घटना जो थिएटर से जुड़ने की हुई, आपका जो जुड़ाव थिएटर से पहला हुआ, कोई ऐसी घटना जो आपको आज तक भी याद होगी, इसने मुझे थिएटर से जोड़ा, तो वो आप बताइए। देखो, व्यक्ति पर अपने आसपास के जो परिवेश है, खासतौर पर जब वो बच्चा होता है तो प्रभाव उसका पड़ता है। तो मेरे घर में हमारे एक बुआ थी जी, वो लोगों की बहुत नकलें उतारती थी, चलती चलती मुंह बिगाड़ लिया या कहो, तो वो उनको लेके हम हंसते थे। वो हमको हंसाने के लिए इस प्रकार के वो कई लोगों के चरित्र वो आम घरों में होता है, हाँ जैसे घरों में होता है, तो हम सब हंसते थे, तो हम भी करके दिखाते थे, तो वो ऐसा था। लेकिन जो मंच पर जो आके एक मंच का आनंद लेने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमारे यहाँ एक स्कूल थी, मैं प्राइमरी नहीं, मैं 6th में था, शायद 6th में था, तो प्राइमरी से निकल के तो गुजराती स्कूल थी, वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन था, मतलब दिवाली के जस्ट बाद हुआ था। तो उसमें उन्होंने हमें वो एक गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, उसका ड्रामेटाइजेशन करवाया। हमने कहा कि आप सूट बूट पहन के, हैट पहन के, जब वो है कि तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की पहले तुम्हें यूँ करना है। ठीक है, तो हम घूमते थे, तो इस तरह से हुआ। तो मतलब बच्चों में इंटरेस्ट था थिएटर करने का उसमें? नहीं, बहुत बच्चे बहुत शाई हुआ करते थे, ड्रामा को तो अच्छा माना ही नहीं जाता था। और हाँ, लेकिन ये है कि फिर भी प्रमोट किया जा रहा था, जैसे अभी स्कूलों में प्रमोट नहीं हो रहा है थिएटर। नहीं, स्कूलों में तो अब ये है कि हालत ये है कि अगर आप कहें कि बच्चा हमको प्ले करना है, कितने जने आओगे, तो सभी के सभी बच्चे कहीं हम आएंगे, और टीचर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हर एक बच्चे को मौका देना, ये ऐसा होता है। उस पर हम अलग से बाद में बात करेंगे। अभी सिनेरियो अलग है, बच्चे बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, और हमारे टाइम में बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करते थे, खुलते ही थे। आप भी इंट्रोवर्ट थे? हाँ बिल्कुल, बहुत इंट्रोवर्ट था। लेकिन फिर भी आपने थिएटर चुना, आप खड़े हुए जाके सजन रे झूठ मत बोलो पे। तो वो इसलिए हो पाएगा कि टीचर्स ने हमको वो किया, एनकरेज किया और उसमें भी उसके बाद में एक था, उसके गाना खत्म होने के बाद में एक लड़की आती है, मतलब वो जमादारनी बन के आती है, जमादारनी बन के, और फिर घूंघट निकाल के और लोगों से दिवाली की बख्शिश मांगती है। अच्छा। तो वो जो लड़की थी मेरी क्लास फॉलो थी, तो वो उसने कहा, मैंने कहा, वो घबरा गई मंच से कि मैं नहीं कर पाऊंगी। अब वो गाना खत्म हो गया, तो मेरी हमारी टीचर थी एलिस गर्ग, बहुत बड़ी समाज सेविका है, उनका अपना ग्रुप चलता है, मतलब उनका अपना एक NGO चलता है राजस्थान में जी। तो वो आई मेरे पास कि रमेश तू कर लेगा ना? मैं कहा हाँ कर लूँगा। तो वो लहंगा पहना दिया और वो जो ऊपर पहन के जो बोलना था मैंने बोल दिया, दिवाली की ढोक ढोक राम राम, ये वो पहला मंच की। क्या था वो डायलॉग आपका? वो अब इतना याद है कि अजी सेठ जी दिवाली की ढोक ढोक राम राम, दिवाली कही छे तो मैंने कहीं दिए को मन दियो, इस तरह का था। मतलब तो लोगों को बच्चा तो काफी हंसे लोग, बहुत हंसे, वो जो तो रच बस गया उनके मन में। हाँ, उन्होंने मुझे गोदी में उठाया और बहुत प्यार किया, बर्तन इनाम में मिले। तो पहले तो बर्तन ही मिला करते थे, थाली, प्लेट, गिलास, चम्मच, और बहुत उन्होंने साके। तो वो मुझे लगा कि वो पल मतलब मेमोरेबल बना कि नहीं, जो हम घर में एक्टिंग करते हैं इधर उधर की, उसके अलावा हम सीरियस भी कुछ कर सकते हैं, मतलब परफॉर्मेंस स्टेज पे कर सकते हैं। घर में तो एप्रिसिएशन नहीं मिलता ना, लेकिन आप स्टेज पे जाके तो एप्रिसिएशन, तालियां मिली, गिफ्ट्स भी मिले। नहीं वो है नहीं, घर पे भी जैसे आस पड़ोस की औरतें इकट्ठे हो जाती हैं तो कहते रमन बताना तो वो कैसे करती हैं,
तो अच्छा। अब हमें बच्चे को नहीं पता होता, बच्चा एक्टिंग करके दिखाता है, ऐसे वो करते हैं कि सेठानी जी कैसे बोलती है, वैसे बोलती है, वकील साहब कैसे चलते हैं, ऐसे चलते हैं। और वो एक बुजुर्ग थे, जी। अब वो बहुत सारी कहानी, मतलब इससे हाँ, इकट्ठ हाँ, चल जाएंगे बताइए ना, बातें। बताइए तो एक कहानियाँ। बुजुर्ग थे, वो बहुत बड़े सेठ थे वो, मतलब वो अब उनके उनका पोता मेरे साथ पढ़ता था, तो वो डंडा लेके मारते कलर डंडा लेके भागते थे, तो उनकी एक्टिंग करता था। एक बार उन्होंने खुद ने देख लिया, तो कहे इधर आ रहा, इधर आ रहा। फिर मैं मुझे डरता-डरता गया, फिर उन्होंने जेब से ना चूरन की गोलियाँ निकाली हैं, ले खा, बड़ा अच्छा किया, मेरे को और दिखा लो। अच्छा। तो इस तरह का अनुभव बचपन। तो जैसे दादी और मम्मी में लड़ाई लगवाने की जो हाँ, बच्चे करते हैं कि दादी की वो बात मम्मी को बता दी, वो मम्मी की हाँ, बात दादी वो को। असल में वो जब आप किसी एक्टर को एनकरेज करते हैं, तो फिर वो खुलता है। जी। तो मंच पे आज के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जब हम प्ले कर रहे हैं, तो अगर आप उसको मतलब उसको लगता है कि मुझे लोग देख रहे हैं, मैं इस कैरेक्टर में, किरदार में मैं उतर रहा हूँ, तो जब लगता है कि हाँ, ये जिस जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ कैरेक्टर में, किरदार में, उसको लोग समझ रहे हैं, तो फिर वो और खुलते हैं। और वही उसका निखार होता है, मतलब। तो मुझ में भी शायद ऐसा निखार उन दिनों एप्रिसिएशन सुन के या देख के हुआ है। जब 50 साल की जर्नी रही है आपकी थिएटर की, तो कई बार ऐसे बहुत सारे किस्से हुए होंगे, बहुत सारे ऐसी बातें हुई होंगी जब लगा होगा कि यार छोड़ दूँ, एकदम डिप्रेस्ड हो गए होंगे, मज़ा नहीं आ रहा होगा और मॉनेटरी वैल्यू भी नहीं होगी, पैसे भी नहीं रहे होंगे। और तो उस वक़्त कैसे सँभाला खुद को? और कैसे मतलब बने रहे इस फ़ील्ड में? नहीं, ये पता नहीं क्या कुदरत प्रदत्त मेरे में रहा, मुझ में रहा कि ये कभी निराशा कभी ही नहीं आई, नेवर। हाँ, कई ऐसे अनुभव हुए हैं, जैसे हम लोग यूथ जो होते हैं, वो अ, भगत सिंह से बड़े प्रभावित होते हैं, और जेन्युइन है वो बात, क्योंकि उनके आदर्श ऐसे लोग हों, क्योंकि वो खून हमारा दौड़ता है, गर्म होता है, तो हमें बड़ा लगता था। तो हम लोगों ने इमरजेंसी जब लगी ही थी, या लगने से पहले की बात है, शुतुरमुर्ग एक नाटक उठाया। अच्छा, शुतुरमुर्ग 75। 75 से पहले की बात है। तो आप तब पढ़ रहे थे? तब तो कॉलेज में पढ़ रहा था, मतलब ये राजस्थान विश्वविद्यालय? हाँ, नहीं, हाँ, ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मेरे कज़न थे, वो रेवोल्यूशनरी मतलब उस वक़्त वो बहुत वो गुस्से, मतलब वो नाटक भी गुस्से में ही करता था। तो उसने कहा हम ये करेंगे, हमने कहा कर लेंगे। तो उस नाटक का हमारे जो अपने साथी थे, कॉमरेड लोग थे, वो उन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। तो वहाँ हम गए भरतपुर में, उन्होंने सिनेमा हॉल में हमारा कर दिया। अब वहाँ पे उन्होंने बुला लिया, पैसे भी इकट्ठे कर लिए, और नाटक देखने लोग आगे, लेकिन उनको था कि नाच होगा यहाँ पे, अच्छा। बिजिंदा नाच होगा। वहाँ तो वहाँ तो राजा मामूली राम और रानी आती कि महाराज मेरा दर्पण टूट गया, हाँ। कैसे टूट गया कि किसी ने पत्थर मारा मुझे, इस तरह की थी। और वो सिम्बोलाइज करते थे डिक्टेटरशिप को, उस वक्त का जो दौर था, स्टेट का स्टेट के जो हाँ, डिक्टेटरशिप थी उसको हाँ, दिखाने का प्रयास दिखाने कर का। रहे थे। वो तो आए थे नाच देखने के लिए, तो वो और सबको उनको आगे बिठा दिया, जबकि सिनेमा हॉल में पीछे बैठते हैं बैटरी व्यू के लिए, और ड्रामा में आगे बिठाया जाता है। तो वो जो आए, उनका हमको तो पैसे इतने सारे दिए, 20 रुपये दिए, हमको आगे बिठा दिया। तो हो हल्ला हुआ और नाटक का हमें नाच दिखाओ, और लड़कियां भी हमारे साथ थी। हाँ। तो और उन दिनों लड़कियां बहुत कम आती थी पार्टिसिपेट करने। जी। तो हमारे सीनियर थे रवि चतुर्वेदी, वो बहुत कॉमरेड, उनकी बहन है, वो हम सब साथ थे। तो लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन पर हमने उसमें भी हँसने का बहाना बनाया। हम रात को बैठ के खूब हँसे इस बात पे कि जिंदा नाच दिखाओ। हम लोगों ने वो इस चीज़ को इस तरह से नहीं लिया। और बाकी जैसे डायरेक्टर थे, उन्होंने लिया, बहुत हुआ कि कैसे होगा, और कैसे मतलब बदलाव कैसे आएगा, समाज कैसे बदलेगा, क्योंकि समाज के बदलने की बात हो रही थी। तो निराश होना स्वाभाविक था। लेकिन इस तरह कई सारे इंसिडेंट्स हुए, तो ऐसा नहीं है। एक दफ़ा हम लोग जुलूस कर रहे थे बादल सरकार का। वो बादल सरकार ने वहाँ बड़ा माना हुआ प्ले है कि एक मुन्ना है, एक बूढ़ा है, और वो एक नई पीढ़ी है, एक पुरानी पीढ़ी है। बादल सरकार जो बंगाल के थे, हाँ। तो उनका हमने उठा लिया ये। मुझे उस वक़्त नॉलेज नहीं थी, मैं 18-20 साल का लड़का रहा होऊँगा। तो और उन्होंने वो डायरेक्टर मुझसे बड़े थे, और कई सारे हमारे दोस्त कि हाँ हम भी कर रहे हैं। तो उसमें जुलूस निकलता है, तो उसमें वो जुलूस की जो व्यर्थता है, उस पे व्यंग्य है। तो कहते हैं कॉमरेड लेनिन जिंदाबाद, कॉमरेड स्टालिन जिंदाबाद, कॉमरेड गांधी जिंदाबाद, इस तरह का वो जुलूस चल रहा है। उसमें मुन्ना जो है वो भटक गया। मैं मुन्ना बना था कि मैं भटक गया हूँ, और इस तरह का। और वो बूढ़ा जो कहता है जब मैं छोटा था तो ऐसा था। उसमें भी एक थानेदार आता है, कोई नहीं, वो मार देते मुन्ना को, कोई नहीं मरा, खबरदार जुलूस जारी रखो,
इस तरह का प्ले था वो। तो हमारे दोस्तों ने कहा हम करेंगे, हम मजदूर दिवस में प्ले करना था। 1 मई। हाँ 1 मई, और एक पुलिस मेमोरियल था जयपुर में, जी। उसके नीचे करेंगे। और उधर से पुलिस, नेचुरली जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्ले करते हैं तो पुलिस वगैरह अलर्ट हो जाती है, और हम लोग करने के लिए आए। तो हमने देखा, वहाँ देखा तो कोई भी एक्टर बाकी है नहीं है, मैं हूँ और वो ब्रजमोहन व्यास है, बैजूबा के होना। बाद में एनएसडी चले गए, और सास भी बहू थी उन्होंने लिखा था। अच्छा, हाँ तो स्मृति ईरानी जी वाला। हाँ वो और कहानी घर घर की, वो भी उसी ने लिखा, उन्होंने लिखा था। वाह। और हम दोनों बचे। तो वो कहते हैं बूढ़ा भा, वो मैं बूढ़ा, मेरी कास्ट है, तो वो बूढ़ा भा के माँ वो भी जोधपुर के हैं, तो कहते बूढ़ा भा, हाँ बैजू भा, क्या करें, कि अब क्या करें, मैं कहा अब हम मर जाते हैं। तो इस तरह से हमने पूरा प्ले किया। अच्छा। हाँ, और फिर लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने? 2 लोगों ने, वो सारे, जिसमें कोरस भी आता है, उसमें कोरस भी आता है, उसमें पुलिस वाला भी आता है, उसमें एक महात्मा जी भी आते हैं कि सतयुग आएगा, देश की हर नारी सोने से लदी होगी, सतयुग आएगा, इस प्रकार का वो भी तो कमेंट था, और चीज़ें आंदोलित करने के लिए थी। और वो हमने किया उसको प्ले को, और बाद में हमें लोगों ने बुलाया कि यार हम तो देखा नहीं है, और उसकी चर्चा हो गई। वो प्ले हुआ और अखबार में छप गया, उसकी फ़ोटो छप गई कि 2 लड़के निकले हैं कि जो उन्होंने मतलब प्ले किया, और बहुत सुंदर प्ले किया, और बहुत लोगों को, और लोग जहाँ लोग डर रहे थे करने से, लोग कुछ भी। देखने वाले आ गए, मतलब 100-150 लोग आ गए, और दुकानदार वगैरह सब उठ के आ गए, और खुश भी हुए, देखे भी, और पुलिस वाले भी देख रहे हैं, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। तो एक दौर वो था। अच्छा, दिल्ली में एक दौर ये भी रहा है कि मंडी हाउस पे शाम को लोग घूमने जाया करते थे, उनकी मौज मस्ती का अड्डा मंडी हाउस हुआ करता था, मतलब आए दिन नाटक हुआ करते थे। तो आज जो हंसी ठहाके सोशल मीडिया पे लगते हैं, वर्चुअल दुनिया में जो लोग जी रहे हैं, पहले वो एक फिजिकल दुनिया में रहते थे, जहाँ नाटक देखने जाते थे। श्री राम सेंटर में किस बाहर भीड़ होती थी, कमानी ऑडिटोरियम के बाहर भीड़ होती थी, और तरह तरह के नाटक होते थे, हबीब तनवीर जी के नाटक, और बहुत सारे नाटक, विजय तेंदुलकर के नाटक, गिरीश कर्नाड। तो एक पूरी कहानी चलती थी, पूरे किस्से चलते थे, जुड़े हुए थे लोग उस पूरी कहानी से। लेकिन आज के दौर में हम देखें तो जैसा असर थिएटर उस वक्त रखता था, वैसा ही आज भी है, या कुछ बदल गया है? नहीं, अब अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो बहुत बदल गया है। अब काफ़ी लोग आते हैं, मतलब अब एक्सेप्टेंस है थिएटर की। हमारे टाइम में था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे और हमने कहा हम थिएटर को अपना पेशा चुनेंगे, तो लोगों ने बहुत सवाल किए, क्योंकि वो कहते हैं कि क्लर्क बन जाएगा तो ये अपना घर चला पाएगा, रोटी ला पाएगा, एक टीचर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा तो कुछ ला पाएगा, एक स्टेबिलिटी हाँ, कि भाई सरकारी नौकर हो जाएगा। लेकिन हमारे उस वक्त में तो कोई कमाई ही नहीं थी, और ड्रामा वाले अपने जेब से पैसा लगा के नाटक किया करते थे। कई हमारे जयपुर में था तो बहुत अच्छे जो निर्देशक थे, एक KP सक्सेना थे, उनका लड़का भी बाद में कार्तिक, वो LSD में गया, और वो फ्री में कराते थे, और अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं, और पूरा सेट लगवा रहे हैं। और तो इस तरह के लोग हमको मिले, और उनके से हमने मतलब पैशन को अंगीकार किया उसमें। और उसमें उस वक्त एक्टर भी अच्छे निकलते हैं, और उन्होंने ऐसे नाटक किए जो अब करने की हिम्मत नहीं है, या उतना पैसा नहीं लगा सकते, तो ऐसा हुआ। लेकिन अब जो है कि माँ बाप बचपन से अब स्कूल में वो बच्चों को मल्टी टास्क लेके भेजते हैं। सवेरे वो क्रिकेट में जा रहा है, और उधर समर होगा तो जिम्नास्टिक भी कर ले, स्विमिंग भी कर ले, डांस भी सीख रहा है, और ड्रामा में भी आना चाहता है। तो ये एक फ़र्क है। उससे ये हुआ है कि ड्रामा करने वाले बहुत आ गए हैं, मतलब एक्टर्स की कमी नहीं है। सीरियस नहीं है, नहीं, सीरियसनेस का वो असल में क्या है कि सीरियसनेस है उनमें, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने जो देखा कि हर कॉलेज में, अब दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, हर कॉलेज में ड्रामेटिक ग्रुप बना हुआ है, और बड़े पैशन बहुत से पुराने समय से है। हाँ, और पैशन से कर रहे हैं वो, मतलब तरह तरह का विभिन्न। लेकिन वो जो पैशन है 3 साल तक ही रहता है, हाँ, कुछ ही लोग उसको सस्टेन कर पा रहे हैं। नहीं, उसके बाद 2-3 साल और करते हैं, उसका गायब है। वो पेट नहीं भर पा रहा है ना नाटक, तो लोग उसमें क्या हो रहा है कि अब ये हो गया कि शॉर्ट कमिंग होगी, कि मतलब पेट भर पा रहा है। अब क्या हो रहा है कि दिल्ली में बॉम्बे से आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए जी, मद्रास से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं शूटिंग करने के लिए, और उनको एक्टर्स चाहिए होते हैं लोकल, क्योंकि वो वहाँ से क्रू लेके आएंगे, तो उनको ठहरना, रहना, खाना खिलाना पड़ेगा, या उनको एक्टर तैयार मिल जाएगा, तो सबको काम मिल रहा है। अब जिसने मेरे प्ले में एक रोल किया है, अगली बार जिसको बुलाऊंगा तो सर मेरी वहाँ शूटिंग है, और एक शूटिंग है, एक दिन के उसको 1000 रुपया, 1500, 2000 आराम से मिल रहा है, तो वो क्यों आएगा? और उनको लगता है कि बस हमको थिएटर इसलिए करना है क्योंकि NSD से जो एक्टर्स निकले
वो बाद में थिएटर, उनको थिएटर ने रोटी नहीं दी तो फिल्मों में चले गए। नसीरुद्दीन शाह हैं और अपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ सिद्दीकी राजपाल हैं, यादव, इरफान। इरफान। तो ये सब लोग जो वहाँ गए हैं तो वो फिल्मों की तरफ गए हैं क्योंकि उन्होंने उनको पैसा दिया। तो अब ये हो गया कि उचना बावकर वो भी मतलब अच्छा थिएटर करती हैं, लेकिन ये अपने सूर्यका सीकरी जो बालिका वधू में दादी जी, बनी जी, है, तो उनको थिएटर ने मंच ने पैसा नहीं दिया। तो थिएटर वो नहीं तो- दे पाता है जो सिनेमा दे पा रहा है। Naturally, तो लेकिन फिर इसलिए वो वहीं जाएगा। तो और दूसरे क्या है कि जब कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उनको लगता है हम तो हीरो बन गए, ये लड़की कैसे मैं इतनी ग्लैमरस हूँ, मैं तो जो हीरोइज्म का कॉन्सेप्ट है वो आप सही है थिएटर नहीं, में, नहीं, वो- सिनेमा में? उसमें क्या है कि कॉलेज में जब आप आते हैं तो आप बहुत मोस्ट रोमांटिक होते हैं। आपके सामने दुनिया खुली हुई होती है, जी। आपके पास कोई चिंता नहीं होती है और कि आप पेरेंट्स- थोड़ा सा परफॉर्मेंस कर दे, तालियां बज जाए तो और आपको लगता है पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट होता है, खर्चा आपको करना नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ, ख्वाब देख सकता हूँ। ख्वाब देख सकता हूँ। तो वो देखते हैं, वो करते हैं और बहुत नए नए विषय लेके आते हैं वो, और वो करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर वो रियलिटी जब आती है तो कुछ लोग कहते हैं हम तो, जैसे वो बना है मनोज वाजपेयी ड्रामा करके बना है, कंगना राणावत गई हैं, ऐसे मैं भी चला जाऊँगा। तो वो जाते हैं बॉम्बे में और स्ट्रगल करते हैं, और वो अपनी जिंदगी, कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं। तो आपका लेकिन- मन नहीं हुआ सर कभी जाने का बम्बई ना? नहीं, मेरा अल्टीमेटली मेरा एम था ही नहीं। मैं असल में मेरा एम एक्टर बनने का नहीं था। अच्छा। मैं चाहता था कि मैं नाटककार बनूं, लिखने वाला बनूं, और एक्टिंग की एक प्रवृत्ति थी मेरे अंदर। तो उस प्रवृत्ति को जो है जब मैं एमए कर ली थी, एमए सोशियोलॉजी कर लिया था, तब तक था कि ड्रामा मतलब एक, मैं ड्रामा लिखूंगा किसी दिन या कहानी लिखूंगा। ये कहानी मैं पढ़ता बहुत था, साहित्य बहुत पढ़ता था, हिंदी, बंगाली, मराठी, जो भी हिंदी में अवेलेबल होता था, और इंग्लिश में जो भी थे राइटर्स थे, फ्रेंच राइटर्स हो गए, उनके इंग्लिश में, वो मैंने बहुत पढ़े। तो मैं तक मैं भी लिखना चाहता हूँ। लेकिन जब लिखते हैं ना तो आपके दिमाग में कैरेक्टर्स क्लियर होते हैं, ये क्या कहेगा, ये क्यों ऐसा है, तो वो चीज़ें थी। फिर मैं पटियाला संयोग से जाना हुआ, वहाँ पे राम गोपाल बजाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनकर आए थे दिल्ली, एनएसडी वाले? हाँ, एनएसडी वाले। और वहाँ ड्रामा डिपार्टमेंट एक को रिओर्गनाइज होना था एमए कोर्स को। जी। उन दिनों एनएसडी जो था वो एक डिप्लोमा कोर्स था। अच्छा, पूरा जो ग्रेजुएशन की हाँ, कोई मतलब कोई भी 11वीं करके आके ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन कोर्स भी नहीं था वो। तो जो मारामारी अभी है 26 सीटों के लिए, हाँ, वो मारामारी उस वक्त नहीं थी? नहीं थी। जाते थे लोग, क्योंकि आप समझ लीजिए अगर 10,000 लोग हैं, उनमें से 5 लोग ही ड्रामा करने के लिए आते थे आगे, और वो अगर वहाँ चले गए तो उनका यदा कदा मतलब ये इनके प्रकार सिलेक्शन हो जाता था। हमारे यहाँ से जैसे ब्रजमोहन व्यास का हुआ, रवि झाकल, वो भी ड्रामा, हमारे जयपुर में हमारी ड्रामा डिपार्टमेंट बना था, उसमें 1 साल का राजस्थान यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सर्टिफिकेट कोर्स। उसके भानु भारती उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो एनएसडी से आए थे। जी। वो यंग टर्क्स जो उनको बोलते हैं, उनका वो भुवनेश्वर प्रसाद का तांबे के कीड़े एक प्ले बड़ा फेमस हुआ था। दिनमान एक मैगजीन आती थी, उसके कवर पेज पे छपा था जी। तो ऐसे लोगों को बुला के तो ड्रामा को प्रमोट किया गया। तो हमारा भी वहाँ पे उसमें सिलेक्शन हो गया था, तो मैं भी उस ग्रुप में था। तो उस ग्रुप में से रवि चतुर्वेदी, रवि झाकल, ये श्याम बेनेगल की हर फिल्म में आते रहे हैं। तो श्याम बेनेगल की फिल्मों में कलाकार रहे हैं वो? कलाकार रहे हैं, और उनके चहेते कलाकार बन गए वो, और भारत एक खोज कई उसमें आए। तो ये हम लोग उसमें थे, सुनील सिन्हा वो भी बॉम्बे में है, और भी लोग थे। तो वो कोर्स हमने किया था, उसमें हमको उन्होंने, क्योंकि ड्रामा का कोर्स होगा भी एक्टिंग का कोर्स, हालांकि वो स्टेज क्राफ्ट, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, सिर्फ एक्टिंग नहीं जो है, पढ़ाया गया, प्रोड्यूसिंग है, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटिंग है, हाँ, और बैक एंड में आपको बहुत सारे सपोर्ट रोल्स करने होते हैं। नहीं करने होते हैं, बैक स्टेज वर्क करना होता है, वो चीज़ हमने वहाँ से सीखी। लेकिन वहाँ पे वो था कि वहाँ पे हमें एक्टिंग का भी मौका मिला, और हमको अपने आप पे वर्क करने का मौका मिला। तो समझ में आया कि एक्टिंग जो है असल में हम वो कोई बन के कर ले वो चीज़ें नहीं है, हमको किसी में घुसना भी पड़ेगा। अगर वो स्टाइलाइज भी, तो भी हमको स्टाइल के थ्रू उसमें घुसना पड़ेगा। तो ये वहाँ समझ में आई। फिर वहाँ उसके बाद हम पटियाला गए, तो पटियाला में जो थे बजाज साहब तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे ही वो, बल्कि बलराज पंडित भी वहाँ थे, जो हिंदी के बहुत बड़े राइटर भी थे, एनएसडी पास आउट थे वो, और रेपर्टरी के भी मेंबर रहे हैं वो। उनका 5वां सवार एक प्ले था, यूथ की जो साइकी और यूथ की जो हालत थी
जी। उस पे उन्होंने लिखा था, बहुत सुंदर प्ले था। वो हालाँकि एब्सर्ड कह सकते हैं उसको, तो बड़ा पॉपुलर हुआ था, वो वहाँ पे थे। और कृष्ण द्विवेदी बहुत बड़े, वो मोहन महर्षि के क्लास फेलो रहे, वो भी एनएसडियन थे और वो डायरेक्शन पढ़ाते थे हमें। तो ऐसे दिग्गज लोगों से हमारा हुआ। और पद्मा कपिला जो थिएटर की बहुत बड़ी संस्कृत क्लासिकल ड्रामा की बहुत विद्वान थी, वो उसमें थी। और नवनींद्र बहल, वो हमारे वो रिसर्च स्कॉलर थी, लेकिन वो पंजाबी ड्रामा, मिसेस उपल थी, कमलेश उपल, वो हमारी मॉडर्न वेस्टर्न प्लेज हमको सिखाते थे। इस तरह से तो ये आप 80s में, 80s की 78-79 की बात है। तो उस वक्त तो वहाँ पे खालिस्तान आंदोलन अपने नहीं, उस वक़्त नहीं शुरू हुआ था। जब हम गए थे तब उसके सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। सुगबुगाहट शुरू हुई थी। अनरेस्ट थी, और अनरेस्ट एम्प्लॉयमेंट को लेके थी और व्यवस्था को लेके थी। तो यूथ जो थे, और ख़ासतौर पर लेफ्ट विंग के जो यूथ थे, वो पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन थी, उसके एगीज़ में काम मूवमेंट चला रहे थे जब हमारा वहाँ एडमिशन। एम्प्लॉयमेंट को लेके। हाँ, तो वो बहुत ही बड़ा मूवमेंट था। उसमें एक लड़के की को गोली लग गई थी, कहीं गोली चली होंगी। ये खालिस्तान से एक डिफरेंट आंदोलन है। डिफरेंट आंदोलन है, स्टूडेंट्स का आंदोलन है, जैसे आज हम जेनज़ीज़ का बोलते हैं ना, जी। उस तरह का आंदोलन था। युवा उसको वो पूरा लीड कर रहे थे। हाँ, और युवाओं के पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी मांगें जो थी वो उस तरह की थी कि हर चीज़ें जो है वो सहूलियत मिले, जॉब्स मिले। हाँ, मतलब पढ़ लिख के अगर नौकरी मिलेगी ही नहीं तो फायदा क्या है हाँ, पढ़ लिखने और का। कई चीज़ें खुलें, और ये जो जो भ्रष्टाचार वो ख़त्म हो, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन वो दुर्भाग्य रहा पंजाब का और सारे देश का कि हमारे वक्त में 2 साल पूरे होते-होते वो वहाँ पे एक और सांप्रदायिकता का दौर शुरू हुआ, जो खालिस्तान का जो मूवमेंट हुआ, वो भी वहाँ शुरू हुआ, तो उसका प्रभाव भी पड़ा। तो वो जो स्टूडेंट्स थे सब, वो आंदोलन खत्म हो गया वहीं, नहीं, या नहीं, वो असल में वो, क्योंकि इसको स्टूडेंट्स आंदोलन को दबाना आसान था जी। सरकारों को, जिस तरह आज अब अभी मैं मतलब कह सकता है कि एक जो अभी इन दिनों जो जो समाज चल रहा है, वो उसमें इमरजेंसी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी है। आज लोग डरते हैं बात करने से, बोलते हैं एक दूसरे से बात करते हुए, ऐसे नाटक करने से। जो नाटक हमने शुतुरमुर्ग, जुलूस, ऐसे नाटक हमने 70s में कर लिए, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के टाइम। इमरजेंसी के टाइम पे भी, उससे पहले भी, उसके बाद में भी। वो नाटक तो हम खेल ही नहीं पाएंगे, अब तो उठाते ही नहीं है। तो एक अलग तरह का डर पैदा हो गया है। हाँ, डर पैदा हो गया है। तो ये तो नागरिक बोध पे सवाल पैदा बिल्कुल करता है। सवाल। तो ऐसे में नाटककार का दायित्व क्या है, जो हम लोगों ने किया? ऐसा नाटक कोई आया नहीं। मैंने वहाँ पटियाला में देखा, गुरशरण सिंह आए प्ले करने। गुरशरण सिंह तो बहुत फेमस नाटककार राइटर है और नाटककार है पंजाब के। एक मेले में हम गए, वो उस मेले में नाच भी आया होता है, जो जिंदा नाच में लड़के लड़कियां मिलकर नाचते हैं, या लड़कियां नाचती हैं, या सिंगर्स आते हैं, फीमेल सिंगर्स भी आती हैं, मेल भी, और वहीं पे वो भी आए और वो प्ले कर रहे हैं। तो सारा हुजूम जो है, कम से कम 4-5 हज़ार लोग वो नाटक देख रहे हैं उनका, और बाद में वो झोली फिरा रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं उनको। इस प्रकार का एक दौर था। और वो जदों रोशनी हुंदी, मुझे अब तक याद है उस प्ले का नाम। अच्छा। जदों रोशनी हुंदी, जब रोशनी होती है तब उस पे था। और वो भी और बड़ा खुल के धर्म पे और सब पे व्यंग किया कि एक ऐसा देश है जहाँ पे सब लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि राजा ने कहा है सोग का महीना, सोग है, तो सारे काले कपड़े पहनो। तो एक जगह वो एक लड़की कहती मैं नहीं पहनूंगी, वाइट पहन के आ गई, कलरफुल पहन के आ गई, अब उसको सज़ा मिलेगी। वो इस तरह का प्ले था। और फिर उसके बाद वो खुद लेक्चर लेते थे आके, प्ले चल रहा है, बीच में वो लेक्चर देते थे कि देखो, और उस तरह से ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऐसा कमाल का एक फ्यूजन क्रिएट होता था। बिल्कुल बिल्कुल, लोग बहुत प्रभावित होते थे। जिसको आप फोक थिएटर कहें या कॉमन मैन का थिएटर कहें, वो करते थे। वो हमने देखा और हमें लगा कि हमें अगर संप्रेषण चाहिए तो ऐसा चाहिए, चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो मंच के बाहर हो। तो ये एक हमारे तब आई। और वहाँ हमको, जब मैं गया तो मुझे इंटरव्यू हुआ हमारा जी, सिलेक्शन के लिए। काफ़ी लोग आए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं तो राइटर बनना चाहता हूँ। तो बलराज पंडित जी कहते शुक्र है कोई तो आया राइटर बनने, सब एक्टर बनने आते हैं। और फिर उसमें एक डॉक्टर सुरजीत सिंह सेठी थे, वो पंजाबी प्ले के बड़े राइटर थे और बॉलीवुड में फिल्में लिखी हैं, कुछ गाने उनके फेमस भी राइटर भी थे, लाइरिसिस्ट भी थे। वो बैठे थे, उन्होंने कहा कि हाँ बेटा पहले तुमने क्या किया? तो हम लोगों ने एक मुद्रा राक्षस से
राइटर हुए हैं, जी, उनका एक प्ले भगत था। सिंह पे किताब लिखी है उन्होंने। हाँ हाँ, किताबें लिखी है उन्होंने, नाटक भी लिखे हैं, और वो सरकारी नौकरी में थे, वो इतने गुस्से में आए कि सरकारी नौकरी त्याग दी उन्होंने, और वो ऐसे अपने मन के जो प्ले लिखने लगे, उन्होंने नौटंकी लिखी, डाकू। तो उन दिनों क्या था कि जेपी का मूवमेंट चल रहा था, जी, वो डाकुओं से हथियार डलवा रहे थे, आत्मसमर्पण करवा के उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कर रहे थे। उन्होंने उसका जो उसके पीछे जो नाटक हो रहा था, उसको उस पर नाटक लिखा कि भाई वो एक राजा है, और राजा जो है वो कहता है कि मेरे को यार बड़ा यहाँ पे लोग आत्मसमर्पण करेंगे, डाकू पकड़ के लाओ। तो वो जाते हैं, तो एक लोहार होता है बेचारा, वो उसकी एक वाइफ है, उसको पकड़ के ले आता है, उसको तेरे को बड़ा इनाम मिलेगा, तो चल राजा जी तेरे को इनाम देंगे, और उसको लाके समर्पण करवा देते हैं, वो जेल में डाल देता है उसको। अब वो लास्ट में फिर वो खुद ही जेल तोड़ के निकलता है और डाकू बन जाता है। ये प्ले था। तो हमने वो तैयार किया था, तो हमने उसमें लोहार का रोल मेरे को कहा था। उनका अच्छा उसमें कोई सुनाओ तुमने नौटंकी में क्या किया था? मैंने कहा हमने हीर कंपोज की थी। हीर एक पंजाब की धुन है, हीर धुन नहीं, हीर एक लोक गाथा है। जी, तो वो हीर जो है उसको पीलू ने लिखा है, और नहीं, वारिस शाह ने, पीलू ने भी लिखा, वारिस शाह ने भी लिखा है। तो उसमें एक दृश्य है जो हर एक गायक जो है उसके बगैर वो ना गाए उसको गायक नहीं माना जाता। उसमें जब हीर को की ज़बरदस्ती मतलब शादी कर देते हैं उसकी मर्जी के खिलाफ, और वो कहती, वो ना करती कि शादी नहीं करूँगी, निकाह होता है, और वो मौलवी मुल्ला कहता है हाँ हो गई हो गई। अब वो डोली में बैठ के जा रही है, तो उसमें उसमें वो दृश्य किया उसने वर्णन कि डोली चढ़ गया हीर बैंड किते मैंने रोक ले बाबला रोक ले वे। वो हीर बैंड कर रही है, अब क्या चिल्ला रही है, क्या कातरता है उसमें, उसका वर्णन उस पूरे, रुदन है उसमें। हाँ रुदन है, और पोइट्री में है। तो हर गायक जो है वहाँ वो गाता है, जब तक वो हीर ढंग से नहीं गा ले, वो कहता कुछ नहीं, चाहे तूने जो मर्जी गाया, हीर सुना, तो हीर गाएगा तब कहेगा हाँ ठीक है। तो वो क्राइटेरिया वहाँ बन तो गया वो है। धुन थी, तो हमने उसको उस नाटक में फिट किया था। मैं म्यूजिक भी कर रहा था उसका। जी, तो उसमें था कि वो जब वो उसको कहता मैं जा रहा हूँ, आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ और मुझे इनाम मिलेगा, तो वो लोहार की वाइफ जो है वो रोके कर रही है। तो वो मैंने किया था, वो यूँ था यूँ मुझे तुम छोड़ के जा रहे, मुझे अब शब्द याद नहीं उसके। वाह, लेकिन बहुत बहुत तो ये था, लास्ट में था कि मुझे याद रखना तुम, याद रखना, हाँ मुझे भूल न जाना साथी मेरे, मुझे भूल न जाना साथी मेरे। इस तरह से था। मुझे तो अभी गूज़बम्प्स आ रहे हैं, इतना इमोशनल। मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ नहीं, लेकिन acting इमोशंस है ना हाँ, उसमें। ये है। तो वो राक्षस ने उसमें लिखा था, हमने हीर में कंपोज किया था। तो सेठ जी उन्होंने सेठ जी ने कहा कि आप सुनाइए जरा, आपने क्या कंपोज किया था? तो हमने सुनाया ये। तो हो गया क्या कि तू मैं था राजस्थान का। अब आज तो क्या है कि हम सैटेलाइट के थ्रू सब जगह पहुंच गए हैं। उन दिनों राजस्थान से पंजाब में आना मेरे लिए, पंजाब एक नया ही देश था जी, और उन पंजाबियों के लिए रमेश बोड़ा भी एक नया राजस्थान का विद्यार्थी था, जो रणबांकुरे जहाँ से आया, जहाँ मीनाबाई थी, ये था। तो उनको मतलब तो फिर उनको बड़े सेठ जी को बड़ी हैरानी कि तूने हीर का कैसे सुन लिया, अच्छा, तुझे कैसे पता कि हीर है? मैंने कहा कि मैं बचपन से रुचि है हमारी, और एक पंजाबी फैमिली हमारी पार्टीशन के बाद जयपुर में सेटल हुई थी, हमारे पड़ोस में थी। वो मेरी वो मतलब हम उनको, मेरी मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। तो वो अपने वो जब पहली बार हमने वो लोहड़ी जो है उनके घर में देखी कि ये भी कुछ त्योहार होता है, तो वहाँ हमने सुनी थी। तो वो रच बस गई होगी। वो रच बस गई थी। फिर वो एक अनारकली फिल्म आई थी, उसमें हेमंत कुमार ने अनारकली का भी लास्ट में कंपोज किया था, इसी धुन में किया था। अच्छा, और वो हीर रांझा फिल्म भी आई थी। जी जी, आई थी। मिलो तुम वो तो तो हम पूरा घबराए, उसमें मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया। उसमें लता का भी एक हीर है, उसमें वो लता गाती है ये नहीं, डोली चढ़ते ही जी, जी, जी। ने बैन किए हो,
मुझे रोक ले बाबुल, रोक ले तू, मेरा कहा सुना सब माफ करना, हाँ डोली बैरी कहा ले चले, उस तरह का। तो फिर हमारा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, और इस यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे हुआ। कितनी स्कॉलरशिप उस वक्त? वो 250 रुपये स्कॉलरशिप पर महीने? पर मंथ थी, और वो मतलब हॉस्टल का जो रेंट था वो 12 रुपये था, तो रहना खाना आराम से हो और जाता था। खाने का 20। तो शादी हो गई थी उस वक्त आपकी? नहीं नहीं, शादी तो सवाल ही नहीं उठता, ड्रामा वाला की कौन शादी करता है। मेरा लड़का क्या करता है, अभी क्लर्क है, ठीक है, मिल जाती थी लड़की, और ऐसा कोई नहीं था। हमारा था कि हमें शादी नहीं करनी है, मैं आगे। फिर मैं मिल गया वहाँ जाके, लगा कि ये मेरा ध्येय था, ये जीवन है मेरा, ये जीवन मिल गया, ये चीज़ मिल गई। और वहाँ पे फिर हमारी जो प्रशिक्षण हुआ वो बहुत ही उम्दा किस्म का हुआ, और तरह तरह के लोगों के साथ हाथों हुआ। तो वहाँ पे एक्टिंग किया, कई एक्टिंग, बैक स्टेज, संस्कृत ड्रामा, वेस्टर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा, चेखव, मतलब सब सीखा। सबका एक नई दुनिया, एक हाँ, एक्सप्लोर करने के लिए एक- चीजें मिली। हाँ बिल्कुल, कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग हो गई। और ट्रेनिंग भी होती थी, सुबह 5 बजे तो हमको उठ के आना होता था योगा के लिए। अच्छा। 7:30 बजे तक योगा किया, उसके बाद आप जाओ नाश्ता करके 8:30 बजे वापस आओ, फिर थिएटर गेम्स, फिर थ्योरी, फिर क्लासेस, थ्योरी की क्लासेस अलग अलग, और फिर लंच हुआ, लंच के बाद आ जाओ, फिर तो रिहर्सल, पूरा एंगेजमेंट था पूरा दिन रात का। 8-9 बजे तक। और फिर मैंने वहाँ पे जो पैशन देखा, तो जैसे कृष्ण द्विवेदी थे, तो वो इतने पैशनेट थे कि उन्होंने कहा मैं वेटिंग फॉर गोदो करवाऊंगा। वेटिंग फॉर गोदो सैमुअल बेकेट का प्ले है, जिसमें एब्सर्ड प्ले है। तो उनका क्या था कि उनका प्ले का ट्रांसलेशन भी साथ साथ कर रहे थे वो। तो उनको एक राइटर, और उन्होंने प्ले भी शुरू कर दिया, और हमारे वहाँ हॉल बन रहा था, एक जो इंटीमेट थिएटर बन रहा था, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। पर उनकी ये थी, उनका पैशन था कि वो रात को ही क्रिएटिव हो पाते हैं। तो वो 10 बजे बाद आ जाते थे, हमको होता है क्रिएटिव रात को ही होते थे। हाँ, वो आ जाते थे रात को, खटखट आ जाओ रिहर्सल करते हैं, अब हम खाना खा के लेटे हुए हैं, चलो। और पर हम, लेकिन आप देखो, हम 4 मना नहीं करते थे। नहीं, हमको हमारा पैशन था, हम कि सीखने को मिल रहा है। हम 4 लड़के थे और 4 लड़कियां बचे थे। एडमिशन तो कई लोगों को हुआ था, धीरे धीरे सब निकल गए। हम 4 लड़के 4 लड़कियां बचे थे। तो लड़कियों को तो कहानी का मेनली उसमें मेल कैरेक्टर्स हैं, तो रात को 10 बजे बुला लेते थे, और फिर वो कंपोजिशन बनाना, और वो कहता है ऐसे बोलना, कहीं अटक गए तो फिर वो लेक्चर देते थे। 2 घंटे वो बोलते ही रहते थे, मतलब एब्सर्डिटी के बारे में। अब हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कहते थे, क्या चाह रहे थे, लेकिन उसने हमें बहुत, और वो इतने प्यारे आदमी थे कि अब रात को 12 बजे कर लिए तो भूख तो लगेगी आपको जी। और वो यूनिवर्सिटी थी शहर से 7-8 किलोमीटर के फासले पर। वो एक साइकिल रखते थे, तो चुपचाप से क्या तुम ये करो, और वो साइकिल पे चले जा रहे हैं। शहर गए, वहाँ एक रेलवे स्टेशन था, वहाँ पराठे बनते थे, गर्म गर्म पराठे बन गए, और साइकिल पे वापस आ रहे थे, 2-3 बजे वापस पहुँचते थे। ये करते रहो तब तक। हाँ, और हम कर रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता कि क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक विद्यार्थी को क्या पता होता कि इसकी क्या, वो क्या चीज़ है, हम उसको कर रहे हैं। तो इस तरह का पैशन मैंने उनसे देखा। फिर उनको पता नहीं था कि मुझे हिंदी आती है, मतलब पंजाबी आती है, तो उन्होंने मुझे पोजो का रोल दिया। इसमें कोई डायलॉग नहीं है, एक आता है वो गोदो, मतलब एक उसमें आता है बंदा, और एक उसके साथ एक नौकर ऐसे गले में फंदा बांध रखा है, और चलो आगे पीछे, पंजाबी में हो रहा था वो प्ले, और ट्रांसलेशन में वो खुद कर रहे थे। तो मेरे को कहा तू प्रॉम्प्ट करना, मैं हिंदी में लिख लेता था क्या लिखा हुआ, मतलब वो पूरा, और उस तरह से। तो उस दिन हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं थी, तो वो मैंने कहा सर इसके बाद में ये मूवमेंट है, उसके बाद में वो डायलॉग है। कहते तेन आंधी पंजाबी? मैं कहा हाँ जी, पढ़ के दिखा। मैंने पढ़ लिया पूरा। तो कहता ठीक है, तू ये रोल नहीं करेगा, तू ऐसा कौन का रोल करेगा। अच्छा, वो सोच रहे थे कि आपको पंजाबी नहीं पंजाबी आती है, इसलिए कि मूक वाला हाँ, दे देते हैं। और उसमें वो रट के बोल देगा, एक वो जो बोलता है तो 7-8 पेज एक साथ बोलता है, वो 7-8 पेज बोलते हैं, उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है, तो कहीं कर लेगा कि भाई इसको रट के बोलना है। तो उन्होंने जब देखा, फिर कहा तू कैसे सीखी? तो मुझे अब तक नहीं था पता। मैंने क्या किया था कि कैसे लिखते हैं, तो ये ऐसे लिखते हैं, ऐसा करके मैंने अपनी अल्फ़ाबेट बना ली। मुझे बहुत बाद में पता चला एमए करने के बाद कि जो पंजाबी में जो लिपि है वो अ से नहीं शुरू होती है, ऊ से शुरू होती है। ऊड़ा आड़ा, गुरुमुखी, ऊ से शुरू होती है, ऊड़ा आड़ा, ऊ के बाद अ आता है, फिर ई आता है।
उड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा। तो आपने कुछ अपना क्रैक कर लिया था। मैंने तो किया कि हिंदी में लिख लिया। अगर अच्छा। बताना मेरे जो क्लास चल रहा मूर्ति और मालूम से कि कैसे क्या है, ये क्या है, तो उस हिसाब से मैं अपना कर लेता हूँ।